वेलकम टू द लेक्चर। और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम यूनिट्स ऑफ पावर और पावर डिसिपेशन और फ्यूज़ और इस तरह की टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और ये कंटिन्यूशन है चैप्टर नंबर 4 की, जो हम लेक्चर चला रहे थे, उसकी कंटिन्यूशन है। इसमें हम यूनिट्स ऑफ पावर शुरू करेंगे। पावर के बारे में हम बात कर चुके थे कि इसका यूनिट वॉट होता है और ये रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क जो है उसको हम पावर कहते हैं। यानी किसी गिवन टाइम में बॉडी जो है वो किस हिसाब से वर्क करती है, कितनी तेज़ी के साथ वर्क करती है, कितना जल्दी वर्क कर सकती है, इस चीज़ को हम पावर कहते हैं। यानी अगर एक बॉडी एक ख़ास वर्क फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जूल को 1 सेकंड में कर सकती है तो ये पावर ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि वो 10 जूल ऑफ वर्क को 2 घंटे में करती है। यानी जितना उसका जो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसके हिसाब से पावर जो है वो बनेगी। और जो पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी टाइम अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगी और अगर टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी। गिवन कि आपका जो वर्क है या एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो अपनी मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही होती। किसी ख़ास गिवन हमारे पास जो जूल्स हैं, चाहे वो वर्क है चाहे एनर्जी है, उसके लिए जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के और इस हिसाब से वो चेंज होती रहती है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो आप कह लेंगे प्रीफिक्सेस लगा कर बात की गई है। किलोवाट हैं, मेगावाट हैं, इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होंगे, मेगावाट्स या मिलियन वाट्स में 10⁻6 वाट्स होंगे। अब जो पावर है वो हॉर्स पावर्स में भी मेजर की जा सकती है और हॉर्स पावर्स आप मोस्टली तो आपके पास वाट्स में होगी तो आप हॉर्स पावर में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और अगर हॉर्स पावर में गिवन होगी तो हम उससे वाट्स में भी आ सकते हैं। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट्स के। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स के। उसी तरह से 1 किलो हॉर्स पावर की अगर बात होगी तो वो वो उसी तरह से हमारे पास बदल जाएगा, वो हो जाएगा 746,000 वाट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गए? चलें जी, अब इसको मज़ीद चलते हैं कि अगर बॉडी जो है वो n रेवोल्यूशन पर मिनट्स करती है और टॉर्क जो है वो T न्यूटन मीटर है। टॉर्क के बारे में आप जानते हैं कि वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है फोर्स की और मोमेंट आर्म की, और उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो वर्क डन पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60। डिवाइडेड बाय 60 क्यों आ गया? क्योंकि हम सेकंड्स में इसको लेना चाह रहे हैं जूल पर सेकंड, तो ये वाट्स के बराबर हो जाएगा बाय डेफिनेशन। और जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की। तो इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में हम जानते हैं कि करंट जब भी किसी कंडक्टर में से गुजरता है, चाहे वो कंडक्टर जिस मर्ज़ी फॉर्म में हो, वो केबल है, वो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, वो बस बार्स हैं, वो किसी किस्म के हमारे पास बेयर कंडक्टर्स हैं, चाहे वो वायर्स हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो करंट जो है वो हमेशा उसमें एक हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है। अब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, अक्सर अप्लाइंसेस में आपको पता है कि जो बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें हम कूलिंग का भी बहुत ज़्यादा एक सिस्टम लगाते हैं। कूलिंग सिस्टम उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें हम ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम वाटर का, ऑयल का, एयर का इकट्ठा भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स के साइज़ और पावर रेटिंग बदलती है उस हिसाब से उसका जो कूलिंग मैकेनिज़्म है वो भी बेहतर से बेहतर बनाना पड़ता है। इसी तरह ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ये मुख्तलिफ़ अप्लाइंसेस में इस्तेमाल भी किया जाता है। जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिकल केटल है, उसमें हम इस हीटिंग इफ़ेक्ट को यूटिलाइज़ करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। लेकिन हर जगह हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता। जैसे कि ये हीटिंग इफ़ेक्ट हर जगह पाया जाता है। आपके इवन के लैपटॉप्स हैं उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट पाया जाता है। उसमें आप फिर क्या करते हैं, आप फैंस होते हैं लैपटॉप के, वो वर्क करते हैं। इसी तरह से कोई भी अप्लाइंस, आपके मोबाइल्स हैं, इवन के मोबाइल हीटअप हो जाते हैं। तो इसी तरह से हर अप्लाइंस जो है वो हीटअप होती है, चाहे हम चाहें या ना चाहें वो हीटअप होती है, क्योंकि ये जहाँ से भी करंट गुजरेगा वो एक हीटिंग इफ़ेक्ट लाजमी पैदा करेगा। ये करंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, वो हीटिंग इफ़ेक्ट क्यों पैदा करता है?
जब भी हम किसी गिवन टाइम के लिए किसी भी कंडक्टर में से करंट को गुजरने की इजाज़त देते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी बराबर होती है I²RT के बराबर। अब इसमें मैं वोल्टेजेस के हिसाब से बात नहीं कर रहा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो है वो एक्चुअली करंट की वजह से आता है, ना कि वोल्टेजेस की वजह से। गो के वोल्टेजेस ही करंट के गुजरने का काज होते हैं, लेकिन स्टिल हम इसको बड़ा ही स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट की पासिंग की वजह से होता है। तो करंट जब एक ख़ास टाइम के लिए पास करता है तो I²RT के हिसाब से वो एक हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, इतनी एनर्जी जो है वो डिसिपेट करता है। क्योंकि हमें पता है मोस्टली रेजिस्टेंस जो हैं वो लगी होती हैं हमारे पास, तो रेजिस्टेंस जो है ये करंट को, एनर्जी को, वोल्टेजेस को डिसिपेट करने वाली चीज़ है। और जब ये डिसिपेट करते हैं तो वो डिसिपेटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारे पास ज़ाहिर होती है। इस वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट का वो हमारे पास सामने आता है। अब जो हीटिंग इफेक्ट है वो यूटिलाइज भी किया जाता है मैनी अप्लाइंसेस में, जिसमें हीटर है, टोस्टर है, केटल है, इलेक्ट्रिकल आयरन है या सोल्डरिंग आयरन है, इसकी हम बातें कर चुके हैं। बेसिक प्रिंसिपल इन सब की जो अप्लाइंसेस का है वो सेम है। अच्छा ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट, ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ। दस प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड हीट। There are number of substances used for making a heating element. One that is commonly used an alloy of nickel and chromium called nichrome. अब ये नाइक्रोम की वायर्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमने बात की कि किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। भाई ये जो नाइक्रोम की वायर्स हैं ये इस काबिल होती हैं कि ये उतने जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ उसको बेयर भी कर सकते हैं। आप देखते हैं मोस्टली फ्यूज़ के केस में कि वो पूरे की पूरी जो हमारे पास कंडक्टर है, या फ्यूज़ के केस में अपना भी देखें, किसी भी आपके पास फॉर एग्जांपल फ़ैन काम कर रहा था और उसमें आप देखते हैं कि स्पार्क हो गया, या उसमें थोड़ी सी आप कह लें कि थोड़ा सा उसमें कंबस्चन हो गई या उसमें आग लग गई है थोड़ी सी, तो ये सारी चीज़ें हीटिंग इफेक्ट की वजह से होती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो किलोवाट आवर के साथ रिलेशन है वो हम देख चुके हैं, 3.6 मेगा जूल्स के बराबर है। अब जो कैलोरी है वो बिगर यूनिट है एनर्जी का। मोस्टली फूड आइटम्स पे की जो एनर्जी है जो कि हमें हासिल होती है वो हम कैलोरीज़ की फॉर्म में मेंशन करते हैं, और 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल्स के, यानी कैलोरी जूल से बिगर होती है। इस तरह 1 किलो कैलोरी 4186 जूल्स के बराबर होती है। अब ये इनके मुख्तलिफ रिलेशन हैं जो कि आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 किलो वाट आवर 3.6 मेगा जूल्स के बराबर है, या 36 × 10⁵ जूल्स के बराबर है। इसको हम कैलोरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये गिवन फार्मूला के मुताबिक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये 816 × 10⁻³ कैलोरीज़ बनता है, या 860 किलो कैलोरी बनता है। यानी 1 किलो वाट आवर 3.6 मेगा जूल्स के बराबर होता है, या 0.8 मेगा कैलोरीज़ के बराबर होता है। The electrical energy supplied to the heating appliances forms the input energy. The heat obtained from the device is the output energy. The difference between the two, if any, represents the loss of energy during conversion from electrical to heat energy. तो ये चीज़ आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। This is the manifestation of law of conservation of electrical energy. अच्छा जी, फ्यूज़ की बात करते हैं कि फ्यूज़ एक्चुअली क्या होता है। ये जो फिगर है 4.3, इसमें भी उसने एक फ्यूज़ दिखाया है, फ्यूज़ लगा हुआ। यहाँ पर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस लगे हैं जिसमें बल्ब हैं, हीटर हैं और टोस्टर है। ये 3 बल्ब 3 अप्लाइंसेस हैं, और उसके साथ ये हमारे पास फ्यूज़ कनेक्टेड है। फ्यूज़ एक्चुअली क्या करता है, फ्यूज़ हमारे पास जब करंट एक ख़ास लिमिट से गुजरता है ना, बढ़ जाता है, एक्सीड करता है एक ख़ास लिमिट को, जितनी कि हमारे पास आप कह लें कि अनडिज़ायरेबल है, या कह लें कि उससे ज़्यादा जो है वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकती है अप्लाइंसेस को, या किसी किस्म के शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस केस में जो फ्यूज़ है वो बर्न कर जाता है। फ्यूज़ की जो वायर है, जो शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है, वो बर्न कर जाता है, वो जल जाता है, मेल्ट हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यहाँ पे हम पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, हम इस फ्यूज़ को मेल्ट करवा रहे हैं, उसके बाद हम इसकी वायर जो है उसको रिप्लेस करके दोबारा इसको काम में ला सकते हैं फ्यूज़ में। तो ये फ्यूज़ का बेसिक पर्पज़ है, और हम इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं। जब एक फ्यूज़ ब्लो कर जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, बात हो चुकी है। अच्छा, पावर डिसिपेशन।
पावर डिसिपेशन को मैं बड़े आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि जो रेजिस्टेंसेज हैं पावर डिसिपेट करती हैं, इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं आपके सामने। जब करंट और रेजिस्टेंस हो तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेजेस हों तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं और मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ और अगेन एंड अगेन आ रही हैं। और आपके पास ये बुक भी है और ये चैप्टर भी है और ये तो आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म है। चलिए अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। अब जो एफिशिएंसी है ना, ये एक्चुअली हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के बराबर होती है मैथमेटिकली। यानी अगर हम किसी भी अप्लाइंसेस की आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कर दें तो ये एफिशिएंसी कहलाती है। और इसी तरह आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ तो ये एफिशिएंसी परसेंटेज में भी हम ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम परसेंटेज में ही लेते हैं। अब एफिशिएंसी के तौर पे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को याद रखना होगा क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ज़रूर फॉलो करती है। तो इसी हिसाब से हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनपुट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट। इनपुट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट जो हैं वो इसमें इस तरह से हमारे पास वेरिएशंस हैं, डिसिमिलैरिटीज़, डिस्प्रपोर्शन है। कैसा डिस्प्रपोर्शन है कि इनपुट हमेशा ग्रेटर होगा आउटपुट से, और इनपुट जो आउटपुट है अगर हम उसमें लॉसेस भी शामिल कर लें तो वो बराबर होगा इनपुट। क्यों? क्योंकि जितनी आप एनर्जी किसी भी बॉडी को, किसी भी अप्लाइंस को इनपुट के तौर पर देते हैं, उसमें से लॉसेस के बाद वो यूज़फुल आउटपुट में कन्वर्ट होती है। सारी की सारी नहीं होती, कुछ लॉसेस होंगे और उन लॉसेस के बाद जो हमारे पास जो एनर्जी है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट है या आप आउटपुट प्लस लॉसेस कर सकते हैं इसको, वो इनपुट के बराबर हो जाती है। तो ये एफिशिएंसी के केस में कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि एफिशिएंसी हमेशा 100% से या 1 से लेस होती है। क्यों लेस होती है? क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। अब पुअर एफिशिएंसी कब होती है? जब हमारे पास एनर्जी जो है वो हम ज़्यादा लॉसेस में चली जाए और यूज़फुल आउटपुट हमारे पास कम हो। जब नॉन यूज़फुल आउटपुट जो है हमारे पास वो हीट की फॉर्म में वो ज़्यादा होती चली जाती है, तो हमारे पास पुअर एफिशिएंसी होती चली जाती है। इसी तरह से जब हीट प्रोड्यूस बढ़ती चली जाती है, आपने कोई कूलिंग मैकेनिज़्म का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो इन केसेस में जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो मज़ीद पुअर से पुअर होती चली जाती है और जो एफिशिएंसी है वो कम से कम होती चली जाती है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं। शॉर्ट आंसर्स में वो हीटर कॉइल की बात करता है कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, ये बहुत ज़रूरी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनको अपने लाजमी तौर पर इनका ख्याल रखना है और इनको अच्छी तरीके से देखना है। उसकी वजह ये है कि ये इसमें कंसेप्ट जो हैं आपके वो इसमें अप्लाई हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि थ्योरी में आपने किस हद तक उसमें प्रैक्टिस की है। और ये चंद ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पर मेरे ख्याल में 4 ही हैं, तो इनको आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी उसकी एप्लीकेशन है जो आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, और इन चारों को बड़े एहतियात से देखें। और ये आपकी सेल्फ स्टडी है और यही आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, इसमें कुछ छोड़ा भी नहीं है, तो असाइनमेंट क्या दूँ? तो इस वजह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की असाइनमेंट दे दी है। इवन कि ये बहुत कम है और बहुत ये एक छोटी असाइनमेंट बनती है, लेकिन चलें फ़िलहाल के लिए आप ये वाली असाइनमेंट करें। इस लेक्चर में आपकी क्या असाइनमेंट होगी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स को बड़ी तसल्ली से देखना है और इनको अंडरस्टैंड करना है और इनको नोट डाउन भी करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे सबमिट भी करवानी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना फ्री लाइफ को एंजॉय करें और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़ो-मान में रखें। इतनी देर में मैं आपको इस लेक्चर का एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। चलें जी, तो ये चैप्टर था इलेक्ट्रिकल वर्क, पावर एंड एनर्जी पे। इसमें हमने पहले मैथ की बात की कि वो इनर्शिया होता है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के मुताबिक होता है। फोर्स की बात की जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड है और ऐसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। वेट क्या होता है? वेट जो है वो किसी भी बॉडी के मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मल्टीप्लिकेशन कहलाती है।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चले इसमें एक बात मुझे याद आ गई है, जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि मून पे जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो चूँकि कम होता है, तो हमारा जो वेट है वो मून पे अगर हम चले जाएं तो वो 6 गुना कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है जो कि 60 kg का है अर्थ पर, तो अगर हम उसको चाँद पर लेके जाएं तो वो 10 kg वहाँ पर अगर हम उसको जाके मैयर करें तो 10 kg उसका मैच निकलेगा, उसका वेट निकलेगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून का वो 6 टाइम्स कम होता है। चलें जी, तो यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी की हमने बात की कि जाउल होता है। जाउल कब होता है? जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो तब जाके एक जाउल होता है। मैकेनिकल वर्क और एनर्जी के हमने कुछ केसेस देखे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लिकेशन कहलाती है वर्क या एनर्जी। एनर्जी की आगे 2 बहुत बेसिक फॉर्म हैं, काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि एसोसिएटेड है विद द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन अ गिवन फील्ड, और उस गिवन फील्ड में वो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एसोसिएटेड है विद द मोशन ऑफ द बॉडीज़। जब बॉडीज़ के पास वेलोसिटी होती है तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जिसमें हम चार्जेस को मूव करवा रहे थे थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रख दें और चार्ज को 1 कूलम रख दें तो वो 1 जाउल के बराबर उसकी एनर्जी बनती है। फिर हमने उसको कैलकुलेट किया, मुख्तलिफ उसके फॉर्म्स देखे, I²RT देखा, V²/RT देखा, VQ देखा, किलोवाट आवर को जाउल्स के साथ रिलेट किया, और हमने देखा कि ये कमर्शियल जो हमारा यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये किलोवाट आवर है, इसमें हम बिलिंग करते हैं और इसी को हम एक यूनिट के कंसीडर भी करते हैं। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम्ड यूनिट्स होते हैं वो इसके बराबर होते हैं। फिर हमने थर्मल एनर्जी की बात की। थर्मल एनर्जी में हमें पता है कि हम थर्मल एनर्जी कोल्स के थ्रू हम हासिल करते हैं। कोल है या किसी और फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए या इवन के स्टीम के ज़रिए, आज वो चाहे वो जियोथर्मल हो या चाहे किसी थर्मल सोर्स के बाद उसको हासिल किया गया हो, और उसके कुछ आपके पास फार्मूलाज आ रहे हैं जो कि डिपेंड करता है आपके पास आपकी जो थर्मल यूनिट्स हैं और स्पेसिफिक जो आपके पास एनर्जीज़ हैं उस पर। उसके बाद हमारे पास यूनिट्स ऑफ पावर आ रहे हैं। यूनिट्स ऑफ पावर में वाट है, इसमें हमने किलोवाट को देखा, मेगावाट को देखा, हार्स पावर को देखा, और उसके हमने उसकी एक डेवलप करने की कोशिश की है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और इनमें क्या रिलेशन है। फिर हमने हीटिंग इफेक्ट की बात की, इसमें नाइक्रोम वायर की बात की है, किलोवाट आवर की बात की है, फ्यूज़ की बात की है, उसके बाद पावर डिसिपेशन की बात की है कि पावर डिसिपेशन कैसे होता है। फिर हमने एफिशिएंसीज़ को देखा कि एफिशिएंसीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और ये हमेशा 1 से लेस होती हैं, 100% से कम होती है। पुअर एफिशिएंसी जो है उसकी क्या क्या हमारे पास कह लें कि वजूहात हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास पुअर एफिशिएंसी जो है वो हासिल होती है। तो यही था आज तक का लेक्चर जो है, ये 4th चैप्टर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, कोरोना फ्री लाइफ गुजारिए, और ये जो काम हैं करने वाले इसको साथ साथ कीजिए, और असेसमेंट जो है ये आप मुझे सबमिट करवाते हैं साथ साथ। अल्लाह हाफ़िज़।